दाऊद बेटा ये डिस्कस हो यस चुकी सर। है। जी जी सर। हाँ, जी जी सर। जी हो चुकी है। हो चुकी है, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं। लेक्चर नंबर 2। चलें जी। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 में अब मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा इस स्लाइड का, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी शेयर कराई जा चुकी हैं। ओवरव्यू देने का फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आपके जहन के अंदर बातें आ जाएं। अगर किसी ने लेक्चर को गो थ्रू नहीं किया तो वो यहाँ पे ओवरव्यू देखते रहे और फिर उनके कोई क्वेश्चंस जो भी डेवलप होते हैं वो फ़ौरन से क्वेश्चन कर सकें। ठीक है बेटा। तो अच्छा, अभी इसमें सेकंड लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी किया था कि डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं, 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं। लेकिन सिर्फ यही क्वांटम नंबर्स नहीं होते, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद जो क्वांटम नंबर्स हैं वो जनरेट नहीं होते। लेकिन जब हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को शुमार करते हैं तो फिर हमारे पास मज़ीद कुछ क्वांटम नंबर सामने आते हैं, वो हम भी अब आगे आने वाली स्लाइडों में लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसमें हमने जैसे ये बात भी की थी कि जो नंबर ऑफ पीक्स आ रही हैं ये कौन डिफाइन करेगा, कि एक स्पेक्ट्रा है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ट्रांजिशन मेटल ने लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया हुआ है। तो उसमें जो ट्रांजिशंस होती हैं वो डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहलाती हैं। तो डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का जो स्पेक्ट्रा होगा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, विच इज जिसमें दो पैरामीटर होते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस द एनर्जी या वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेव नंबर जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है और इंटेंसिटी, एब्जॉर्बेंस, ऑप्टिकल डेंसिटी वुड बी प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। तो उसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है। सो द को रिलेशन बिटवीन दीज टू पैरामीटर, उस स्पेक्ट्रा को, उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी पीक्स सामने आती हैं। उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी पीक्स सामने आती हैं। वो पीक्स क्यों आ रही हैं, उनकी इंटेंसिटी किसी की कम किसी की ज़्यादा क्यों है, किसी की कोई पीक जो है वो सिमेट्री है, कोई पीक जो है वो अनसिमेट्री है, किसी पीक का बहुत शार्प है, कोई पीक बहुत ब्रॉड है, किसी पीक में डिस्टॉर्शन हो गई है, उसमें हम्प आ गया। तो ये तमाम बातें जो हैं डिस्कस इसी लेक्चर में की जाई जा रही हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमने समथिंग रॉन्ग नहीं, ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर हमने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की जैसे बात की कि अगर वो जब होंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो क्वांटम नंबर मज़ीद जनरेट होंगे। तो हमने ये बात की थी कि जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कंसिडर किया जा रहा होता है, जो कि लिगेंड फील्ड थ्योरी ने या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पहले डिस्कस हो चुकी थी, एटॉमिक, पहले से मुराद ये कि जो आप प्रीवियस कभी किसी कोर्स में आप पढ़ के आए होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी। तो उस वक्त उन थ्योरीज के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को डिस्कस नहीं किया गया था। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को जब डिस्कस किया गया या उसको कंसिडर किया गया तो हमारे पास जो मज़ीद एनर्जी टर्म्स या उसका पूरा सिस्टम सामने आता है, उसको हम टर्म्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। फिर ये हमने ये भी देखा कि इन टर्म्स को डिनोट किया जाता है बाय द कैपिटल लेटर्स, और इनको जिस क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एल। जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और इसकी इंटीजर्स की वैल्यूज होती हैं इन द होल नंबर, एंड इट वुड बी हैव फार्मूला n-1। तो स्मॉल एल इज इक्वल टू n-1। इसी तरीके से कैपिटल एल की वैल्यू भी यही है कि n-1। अच्छा, अब इसमें है 0 1 2 3 4। तो इसमें इसमें जो है वो एल की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो कैपिटल एस है, फिर कैपिटल पी है, कैपिटल डी है, कैपिटल एफ है। तो इस तरीके से टर्म्स हमारे सामने आती हैं, जनरेट होती हैं। इन टर्म्स में जे वैल्यू को ओमिट किया गया है क्योंकि ये एक अनदर क्वांटम नंबर होता है जिसे कहा जाता है रसल सॉन्डर कपलिंग, एलएस कपलिंग। ये हम जो आगे आने वाली क्लासों में भी ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि जो टर्म्स जनरेट हो रही हैं वो टर्म्स बेसिकली डिफाइंस द सिस्टम ऑफ द एनर्जी लेवल्स। उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, और उसमें हमने कंसिडर किया कि सपोज कर लेते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसको कहा जाता है P2, यानी P2 से मुराद है कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
P2। तो कोई ऐसी मेटल आयन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2 है, उसमें कितने टर्म्स जनरेट हो सकती हैं, तो और कितनी माइक्रो स्टोरेज भी जनरेट हो सकती हैं। अच्छा, ये बात हमने पहले लेक्चर में या ये दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि जो माइक्रो स्टोरेज यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो जनरेट हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, तो वो जो एनर्जी माइक्रो स्टेट्स हैं, वो जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनको माइक्रो स्टेट्स कहा जाता है, और उन माइक्रो स्टेट्स को डिनोट किया जाता है टर्म्स की फॉर्म में। जैसे कि अब इधर ये टर्म्स लिखी हुई ना, डी सिंगलेट डी, ट्रिपलेट पी, सिंगलेट एस, तो ये बेसिकली टर्म्स हैं विच डिफाइंस द माइक्रो स्टेट्स। अब एक डी सिंगलेट डी में बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स होंगी, ट्रिपलेट पी में और माइक्रो स्टेट्स होंगी, सिंगलेट एस में बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे हम यूँ सपोज कर लें कि अब जैसे आपके पास एक बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे आप रहते हैं, तो थर्ड फ्लोर में 4 फ्लैट हैं। ठीक है, तो थर्ड वो चारों के चारों का एनर्जी लेवल सेम है, तो आप सब अपना जो एड्रेस लिखेंगे वो थर्ड फ्लोर लिखेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम टर्म तो लिखेंगे सिंगलेट एस, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि एक से ज़्यादा जो है वो फ्लैट्स हों, यानी एक से ज़्यादा माइक्रो स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स हों। सिंगलेट डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या ट्रिपलेट पी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे एक से ज़्यादा जो है वो एनर्जी स्टेट्स हों, जिसको माइक्रो स्टेट्स कहा जाता है। अच्छा, अब इन स्टेट्स को डिफाइन किया जाता है, जो टोटल निकाली जाती है ना, उनको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है 2s+1 एंड 2l+1। इसको टोटल डी जनरेसी कहा जाता है ना। तो 2s+1 और 2l+1 से ये माइक्रो स्टेट्स हमारे पास यहाँ निकली हैं 3 × 3, तो 9 निकली, ये यानी 3 इसकी आई, और 12+1 3 आई, तो 3 × 3 9, मतलब टोटल 9 माइक्रो स्टेट्स ऐसी होंगी जिनको ट्रिपलेट पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। इसी तरीके से 5 माइक्रो स्टेट्स पे 1 माइक्रो स्टेट्स ट्रिपलेट ऐसे, तो टोटल 15 माइक्रो स्टेट्स डेवलप होती हैं। अच्छा भाई, हमने इसी तरीके ये देखा भाई ये माइक्रो स्टेट्स निकल कैसे रही हैं, इनको कैसे निकाला जाता है। जो यहाँ हमने देखा कि P2 में 15 माइक्रो स्टेट्स होती है, तो इसका फॉर्मूला है, और वो फैक्टोरियल का फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन एन कॉम्बिनेशन आर, और उसको फैक्टोरियल के फॉर्मूले के जरिए हम टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं। तो डिफरेंट सिस्टम्स भी दिए हुए D1 D9 D2 D8 D3 D7, तो इनकी टोटल माइक्रोस्टेट्स भी निकाली गई हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बिनेशन फार्मूला। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टर्म्स हैं, इसके अंदर कुछ टर्म्स स्टेबल होती हैं, कुछ टर्म्स जो हैं वो अनस्टेबल होती हैं। अनस्टेबल का मतलब वो एक्साइटेड स्टेट होती हैं। जो स्टेबल टर्म्स है वो डेट वुड बी द ग्राउंड स्टेट टर्म, और वो ग्राउंड एनर्जी लेवल को डिनोट करती हैं। तो D1 से D10 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके यहाँ मेटल आयन भी दिए हुए हैं कि टाइटेनियम है, वेनेडियम है, तो इनका D1 होगा। वो कैसे कि टाइटेनियम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1, तो इसमें 3 प्लस कर दिए हैं, तो 4s, अच्छा 3d2 होगा, 3d2, यस। तो स्कैंडियम टाइटेनियम, हाँ 4s2 3d2 होगा। अच्छा, अजान हो रही है तो थोड़ा सा गैप करते हैं, फिर अजान के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। पहली बात तो ये है कि सवाल जो पूछा जा रहा है ना, तो आप अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ लें। तो ये 2 सवाल आ रहे हैं, अगर आपने बीच में भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन पूछ लें। तो ये रबी असद बेटा, माइक ऑन करके ज़रा सवाल पूछें क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो टाइप करने में रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है, क्योंकि मैं कीवर्ड से काम करता हूँ। जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने जो टोटल डिजेनरेसी ऑफ टर्म्स का एक फार्मूला बताया, तो उसमें तो हमें सिंपल मल्टीप्लिसिटी मालूम होगी, तो हम वो माइक्रो स्टेट्स निकालेंगे।
लेकिन जो सिर्फ सिंपल फैक्टोरियल फार्मूला है तो उसमें तो हमें जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, तो उससे अगर हम निकालते हैं और जो सिंपल, तो उससे माइक्रोस्टेट सेम आएंगी। हाँ, अभी ये आपके पास स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल आर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो एन का मतलब जी होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन सी आर, यानी एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और पैरेंथेसिस में होगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड। अब यहाँ पे अगर डी सिस्टम की बात की जा रही है तो टोटल नंबर ऑफ डी सिस्टम में कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, तो एन इज इक्वल टू 10। और आर फैक्टोरियल का मतलब है कि आर का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस वक्त मौजूद हैं। तो डी टू कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं। ठीक है, तो अब आर का मतलब आर की वैल्यू हो गई 2। चलो जी, अब यस सर। फैक्टोरियल हम जब करेंगे तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी प्रीसीडिंग वैल्यूज का तमाम मल्टीपल। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 1 तक कर दिया। इसी तरीके से जी आर नीचे था आर फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और आगे था 10 माइनस आर यानी 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 का मतलब हो गया 8 फैक्टोरियल, है ना। जी तो 8 फैक्टोरियल को आपने पूरी वैल्यूज को लिख दिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तक। ठीक, अब आप कैंसिल करें तमाम वैल्यूज को तो इस तरह से 45 आ गई। इस ये फॉर्मूला है बेसिकली। समझ में आई बात सर, आपके, इससे आपके ये जो, क्वेश्चन था। यस सर मुझे समझ आ गया, इससे जो पीछे वाली स्लाइड में आपने लेकिन जो टोटल वाले से निकाला है फॉर्मूले से, तो उसमें तो वहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी इंक्लूड है। कौन सी वाली, ये जो आप कह रही है, जो अभी स्लाइड जी सामने जी है? सर, जी ये वाली ट्रिपलेट पी सिंगलेट एस और डबलेट डी, हाँ, क्या है जो इसमें? सुपर स्क्रिप्ट में जो मेंशन है हाँ हाँ सिंगलेट पी, तो यहाँ तो हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मालूम है, हाँ हाँ। तो हम यहाँ से तो इस वाले फॉर्मूले से बता सकते हैं माइक्रोस्टेट्स। लेकिन अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे D2 है, तो हम अगर उसकी माइक्रोस्टेट बताएंगे तो हम तो वो वाला फॉर्मूले फिर यूज करेंगे ना। देखिए बेटा, वहाँ पे जो मैं मतलब आपकी बात शायद मैं सही से गेट नहीं कर पा रहा हूँ। आपका सवाल यही है कि आपने यहाँ से भी कैलकुलेट किया, वहाँ से भी किया, तो क्या दोनों अलग अलग हैं, या ये पूछना चाह रही हैं आप? यस सर, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें मालूम है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें यहाँ नहीं देखें मालूम। देखें, दो आप एक बात तो रखें, ये टर्म्स हैं। जी सिंगलेट डी, सिंगलेट टिपलेट भी देखें, ये कैपिटल लेटर से डिनोट हुई हुई ये टर्म्स हैं। और जो हम ये फॉर्मूले में देख रहे हैं ना, इस फॉर्मूले में D2 यानी कि स्मॉल D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है। ये देखें, ये स्मॉल D2। तो D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द D ऑफ द फ्री मेटल आयन। यस सर। आपका क्लियर नहीं हुआ मेरा ख्याल है क्वेश्चन? जी सर, हो गया, समझ आ गया। अच्छा, खैर मुझे तो आपका सवाल ही समझ में नहीं आया। क्या कह रही हैं आप? अच्छा जी, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? सर नेक्स्ट स्लाइड में पूछना था कि ये स्टेबल टर्म्स है, जी बेटा इसमें बोलें। कुछ स्टेबल टर्म्स है जिसमें D2 की ट्रिपलेट F, ट्रिपलेट P, सिंगलेट G, सिंगलेट D और सिंगलेट S हैं। लेकिन आगे जब इसकी डायग्राम है तो उसमें सिर्फ ट्रिपलेट F और ट्रिपलेट P शो हुई भी है डायग्राम में। बेटा ये कौन सी स्लाइड की बात कर रही हैं? तो यही जो अभी ओपन हुई भी है। अच्छा, इसमें आप ये सवाल आपका ये है कि टर्म जो है वो ये है सिंगलेट डी, आगे बोलें। सर टर्म्स ट्रिपलेट F, ट्रिपलेट P, सिंगलेट जी, सिंगलेट सिंगलेट D, डी, सिंगलेट एस, हाँ हाँ। सिंगलेट D2 की टर्म्स हैं। जी जी, लेकिन जब इसकी डायग्राम है तो उसमें सिर्फ 2 टर्म्स शो हुई हुई हैं, ट्रिपलेट F हाँ और हाँ हाँ। ट्रिपलेट। नहीं नहीं बेटा, देखें मैं आपको बताऊं अभी। अ, आपने अगर आखिर तक अभी जितने लेक्चर मैंने शेयर कराए हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 सिलेक्शन रूल्स भी आए, लेपर्ड सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है ना। और यस अभी सर। अभी आपकी जो नेक्स्ट 2 लेक्चर मज़ीद आखिरी वो लेक्चर हैं वो भी आपके पास इंशाल्लाह आजकल में अपलोड हो जाएंगे। तो उसमें भी मज़ीद आपके पास क्लियर हो जाएगा कि वहाँ डायग्राम में तनाबिस ओगानो डायग्राम में जो एनर्जी लेवल शो हुए हुए हैं टर्म्स, उसमें आप कहेंगे सिर्फ टिपलेट एफ और टिपलेट पी है। इसका मतलब है डेट आर द स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस ओनली। होती ये सब हैं जो आप यहाँ पे ये कह रही है ना, ये टिपलेट एफ, टिपलेट पी, सिंगलेट जी, सिंगलेट डी, सिंगलेट एस, ये निकलेंगी तो सारी अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल नॉलेज। लेकिन जब हम इसको देखेंगे कि विच वन इज अलाउड एंड विच वन इज अ फॉरबिडन, तो कुछ अलाउड है इसमें, कुछ फॉरबिडन है।
और अलाउड कौन सी है, ट्रिपलेट पी और ट्रिपलेट एस, ट्रिपलेट एफ और ट्रिपलेट पी अलाउड है, और सिंगलेट जी, सिंगलेट डी, सिंगलेट एस आर फॉरबिडन। ठीक है, ओके सर, समझ गए। चले जी आगे चलें। और कोई क्वेश्चन हो तो बेटा माइक ऑन करके फिर वो क्वेश्चन को रेस कर लें, क्योंकि स्क्रीन पे जाके देखना। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर डी टर्म, फॉर एग्जांपल हम डी टर्म को, जैसे डी टर्म है और डबलेट डी वन, इन तीनों को टर्म्स कह रहे हैं, तो हाँ सर जी, ये इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो इनके लिए कोई अलग वर्ड नहीं होगा या सब टर्म्स कहलाएंगी? क्योंकि एक के अंदर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, एक के अंदर जस्ट ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग है, और तीसरी के अंदर जे वैल्यू भी इंक्लूड हो रही है। नहीं नहीं, ये कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं आप? कुछ मिस कॉन्सेप्चुअल हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है। ये नहीं जो सर, अभी, टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं जनरल। हमने तीनों के लिए टर्म्स का वर्ड यूज किया ना। फॉर एग्जांपल जस्ट डी टर्म हो या फिर डबलेट डी हो या डबलेट डी वन हो, इन तीनों को मतलब हम टर्म्स से ही डिनोट कर रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ये जो अभी स्लाइड खुली हुई है इसी के हवाले से आप देख लें कि ये सिंगलेट डी है, ट्रिपलेट पी है, सिंगलेट एस है, ये तीनों टर्म्स हैं। फिर आगे बस सर, फॉर एग्जांपल सर अगर डबलेट हटा दें, सिर्फ डी हो, तो वो भी टर्म होगी। डबलेट हटा दें, हाँ सिर्फ डी, तो फिर वो भी टर्म होगी हाँ हाँ अलग। हाँ जी बेटा, देखें ऊपर ऊपर मैं आपको ये पहली लेक्चर में गालिबन हमने कवर किया था कि, या इसमें देख लेते हैं एक मिनट, इसमें, हाँ इसमें नहीं है, पहले लेक्चर में था कि हम टर्म्स को डिफाइन कैसे करते हैं। 2s+1 x j, यस सर, याद है आपको? यस सर, याद है। अगर ये था ना, यहाँ में मैं लिख भी लेता हूँ अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो। 2s+1 फिर j, ये जो j है ये नीचे आ गया सबस्क्रिप्ट में, और ये सुपरस्क्रिप्ट में आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से टर्म डिफाइन होती है। तो x हमारे पास है टर्म, और ये जो ऊपर लिखी हुई 2s+1, दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज भी हो सकती है। किसी ऐसी मेटल आयन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसकी मल्टीप्लिसिटी चेंज होगी। यानी लाजमी नहीं है कि वो सिंगलेट डी ही हो, वो डबलेट डी भी हो सकता है, ट्रिपलेट डी भी हो सकता है, क्वार्टेट डी भी हो सकता है, पेंटेट डी भी हो सकता है, हेक्सेट डी भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है। सवाल आपका क्लियर हुआ है? आंसर? तो सर ये जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको भी हम टर्म कहेंगे? फॉर एग्जांपल अगर जे वैल्यू इंक्लूड नहीं हो यहाँ पर, तो फिर हाँ जी उसको जी भी जी टर्म कहेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जे वैल्यू इंक्लूड नहीं है अभी, तो जे इसको भी टर्म ही कहा जाता है। देखें अभी हमने, क्योंकि आगे अभी हम लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जे की बात ही नहीं आई थी, तो अभी हमने खाली स्पिन मल्टीप्लिसिटी को देखा। ठीक है। अब जे की वैल्यू आएगी आगे। और सर अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी यहाँ से रिमूव कर दें जे के साथ, तो वो भी टर्म होगी? वो भी टर्म एक्स टर्म होगी, फॉर एग्जांपल। वो भी टर्म होगी, वो भी टर्म है। ठीक है सर। लेकिन टर्म जो टोटल यानी कि पूरी टर्म को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा ना, वो ये होगा। जो कंप्लीट टर्म कहलाएगी ना, वो ये होगी, यस सर। 2s+1 x j। ठीक है। ठीक है, ओके सर। चले जी आगे चलें भाई, चलें जी। अच्छा, पे हमने यहाँ पे इसमें ये देखा कि ये सिंगलेट D1 कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से मेटल आइन है। एग्जाम्पल है टाइटेनियम 3+ है, वैनेडियम 4+ है। ये कैसे आया? ये हम कहते हैं कि टाइटेनियम का जो एटॉमिक वेट है, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 4s2 3d2। तो 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अच्छा, पहले S4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट है, और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट है 3d2, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कितने बने? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसलिए ये D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शुमार हुआ। फिर वैनेडियम की बात करें तो वो भी इसी तरीके से D1 में शुमार हुआ। ऐसे D9 की शुमार करें तो ये कॉपर में 4s2 3d10 होते हैं, 4s2 3d9 होते हैं। उसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बचा? 3d9 बचा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्तलिफ मेटल आइंस की यहाँ पे डिफ़ाइन हुई है। और ये बताया गया है कि इसमें कि जब हम टर्म्स इसकी निकालेंगे इस मेटल आइन की, तो वो टर्म्स में कुछ ग्राउंड स्टेट टर्म्स होंगी जिसको स्टेबल टर्म्स कहा जाएगा। तो इस केस में D1 और D9 के केस में डबलेट D टर्म जो है वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। D2 और D8 के लिए ये ग्राउंड स्टेट टर्म से होंगी।
D7 और D4 के लिए ये टर्म्स होंगी एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब इन टर्म्स में ज़रा एक बात आपने नोट की हो कि हमने कहा कि D1 और D9 के लिए ये टर्म होगी, D2 D8 के लिए ये होंगी, D3 D7 के लिए ये होंगी, D4 D6 के लिए होंगी। तो भाई ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस बात को हम आगे आने वाली स्लाइडों में सीखेंगे कि D1 और D9 के लिए भाई सेम क्यों है। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में इस बात को याद रखिएगा ना कि हमने ये बात डिस्कस की है। आगे हमने फिर ये देखा कि जो हम बात कर रहे हैं टर्म्स की और फिर वो स्प्लिट हो रही हैं, तो ये एनर्जी स्टेट जो स्प्लिट हो रही हैं, ये क्यों स्प्लिट हो रही है इसकी बात भी हमने की थी कि जब खाली मेटल आयन अपना होगा फ्री स्टेट में और भाई उसने किसी के साथ बाइंडिंग नहीं की, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी टर्म्स हैं, यानी 15 माइक्रोस्टेट्स हैं, वो सारी की सारी 50 माइक्रोस्टेट्स के डी जनरेट हैं। ठीक है। फिर हमने बात की कि भाई ठीक है, जब वो उनमें कपलिंग भी शुमार की गई तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग शुमार की गई, तो फिर 3 टर्म्स उसकी जनरेट हो गई। फिर मज़ीद जब हमने उसका स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को भी देखा तो फिर मज़ीद टर्म्स स्प्लिट हो गई। तो ये जे वैल्यू जो यहाँ बेसिकली आती है, जो हमने देखा कि टर्म में जे वैल्यू भी लिखी जाती है, तो बेसिकली जे डिफाइंस द और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ये क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है ना, तो उसकी स्पिन भी है, उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है ना। तो दोनों का इंटरेक्शन जब होने लगेगा तो फिर हमारे पास उसे कहते हैं रसल्स ऑर्डर कपलिंग या एलएस कपलिंग या जे कपलिंग ना। तो वो जे वैल्यू को भी यहाँ ये डिफाइन हुई हुई है, टिपलेट P2, टिपलेट P1, टिपलेट P0। अच्छा, इसी तरीके से फिर ज़ीमैन इफेक्ट यानी कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये स्प्लिट मजीद स्प्लिट हो जाती है एनर्जी टर्म्स, तो फिर आपके पास और मज़ीद एनर्जी टर्म्स आती हैं, तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो एक्चुअली हमारे पास ट्रांजिशन हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ही मेटल था, ये ट्रांजिशंस में इतनी सारी पीक्स आ गई। तो पीक्स बेसिकली इन डिफरेंट ट्रांजिशंस की वजह से आ रही होती हैं, जो कि बिटवीन द डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स के दरमियान होती हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी तरीके से अब हमारी वो बात आई जो अभी मैं कह रहा था कि भाई D1 और D9 के लिए सेम क्यों है, तो इसको हम होल फॉर्मुलिज्म कहा जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा समझिए, और ये बात मैं आपको डिटेल में लेक्चर में बता चुका हूँ कि होल फॉर्मुलिज्म कहते हैं कि जब हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, यानी कि अगर हम सपोज कर लेते हैं p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल में हाफ फिलिंग में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, px में 1, py में 1, pz में 1, ये कहलाएगी हाफ फिलिंग। और जब हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो px में 2 हैं, सपोज py में 1 है, pz में 1 है, तो ये मोर देन हाफ फील्ड है ऑर्बिटल्स। इसी तरह डी में बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो हाफ फील्ड, और 5 से ज़्यादा होंगे, 6 होंगे, 7, 8, 9, तो ये मोर देन हाफ फील्ड होंगे। इन दोनों केस में वी विल कंसिडर द होल ट्रांजिशन, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि हमारे पास होल कम है और इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम सब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन थोड़ी देखेंगे, होल की ट्रांजिशन देखेंगे। तो हम हमने बात को आसान की कि जब हाफ फील्ड से कम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखा जाएगा, हाफ फील्ड से ज़्यादा होगा तो फिर होल ट्रांजिशंस को देखा जाएगा। ठीक है। तो अब D1 में अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन था, लेस देन हाफ फील्ड है, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। लेकिन D9 में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 होल होगा ना। ठीक है। और 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेयर्ड हैं, 8 पेयर्ड हैं और 1 अनपेयर्ड है, तो इसके में क्या होगा कि 1 होल मौजूद है, वो 1 होल की ट्रांजिशन होगी। तो जो D1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगी वही D9 के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, गॉट इट। अच्छा जी, अच्छा, इसी में हमने भी ये देखा था कि जब फ्री आइन हमने ग्राउंड स्टेट कौन सी टर्म होगी, जब फ्री आइन होगा तो डबलेट डी है, टिपलेट एफ है, क्वार्टेट एफ है, पेंटेड क्वांटेट या पेंटेड डी है, और हेक्सेट या सिक्सटेट एस है। अच्छा, अगर हमारे पास लिगेंड आके इंटरेक्ट करेगा यानी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हमारे पास ये एनर्जी टर्म्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और वो एनर्जी हो गई 2T2G और EG में। इसी तरीके से F में है तो फिर वो और ज़्यादा स्प्लिट हो गया मुख्तलिफ एनर्जी टर्म्स में। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें कि ये एक्साइटेड स्टेट भी कुछ डिफाइन है, टिपलेट P, क्वार्टेट P, सही है ना। ये मुख्तलिफ स्प्लिटिंग दिखाई गई है कि जो हमने स्प्लिटिंग इस स्लाइड में देखी थी कि स्प्लिटिंग हो रही है आपकी एनर्जी स्टेट की पैटर्न्स में, फिर वो मोलिक्यूलर सिंबल्स में, तो वो यहाँ ग्राफिकल टेबुलर फॉर्म में उसको दिखाया गया है। अच्छा, अगर हम
सिक्सटेट की बात करते हैं तो एक ही सिर्फ वो बनती है एनर्जी लेवल डायग्राम, डेट इज़ द A1G। और अगर हम D की बात करते हैं तो वहाँ पे दो एनर्जी लेवल डायग्राम बनती है, T2G और EG। और अगर हम F की बात करते हैं तो वहाँ तीन बनती हैं, T1G, T2G और A2G। इसी तरीके से एक ही करेंगे तो वहाँ चार बनती हैं, फिर इसी तरीके से ऑनवर्ड। फिलहाल हम सिर्फ यहीं तक मुख्तस हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने इसमें ये भी देखा कि एक सेकेंड, अच्छा अब हमने इसमें ये देखा कि होल फॉर्मुलिज्म की वजह से होता क्या है कि D2 और D8 की एनर्जी लेवल डायग्राम सेम है। चलो भाई ठीक है, सेम है, लेकिन जो वो स्प्लिट होती हैं, ग्राउंड स्टेट जो स्प्लिट हो रही है ना, तो देखो ट्रिपलेट F और ट्रिपलेट P है, दो ही ग्राउंड स्टेट है। ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है सिर्फ, बाकी तो स्पिन फॉरबिडन है। ये बात हमने अभी क्वेश्चन जिसने किया था तो वहाँ पे ये बात मैंने बताई थी। तो वो फॉरबिडन है ट्रांजिशन, स्पिन फॉरबिडन, क्योंकि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन वो होती हैं जिसमें मल्टीप्लिसिटी सेम रहे, 3F से 3P में जाएगा, ठीक है। और अगर 3P से वो 1G में जा रहा है तो वो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। तो ट्रिपलेट F जो है वो लिगेंड के आने की वजह से स्प्लिट हो गई, ट्रिपलेट T1G, ट्रिपलेट T2G, ट्रिपलेट A2G में। और जब हम D8 सिस्टम की यानी होल फॉर्मुलिज्म की वजह से ये रिवर्स हो जाती हैं कि A2G हाई एक्साइटेड स्टेट में था, ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, और T1G ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये उल्टा हो जाता है होल फॉर्मुलिज्म की वजह से। और अंडरस्टूड सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो वो भाई नीचे से अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो होल ऊपर से नीचे आ रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक नीचे से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो इसका मतलब है एक्साइटेड स्टेट में होल मौजूद था, तो होल ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम भी उल्टी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी लेके हमने मोलिक्यूलर सिंबल्स की बात की, अभी हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि सिंगलेट S के अगर होंगे हमारे पास टर्म तो उसमें सिर्फ एक ही वो पाया जाता है, क्या नाम है, मोलिक्यूलर सिंबल एनर्जी स्टेट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द A1G। तो P1 में T1G, D में T2G, EG एंड सो ऑन। तो ये जो सिंबल्स हैं ये मोलिक्यूलर सिंबल्स कहलाते हैं, ये जो सिंबल्स हैं ना ये मोलिक्यूलर सिंबल्स कहलाते हैं। फिर इसी तरीके से अच्छा हमने मजीद बात की इलेक्ट्रॉनिक उसकी रिप्रेजेंट की कि एनर्जी को जो डिफाइन होता है वो पैरामीटर्स की फॉर्म में डिफाइन होता है एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, और वो पैरामीटर्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट पैरामीटर्स। उसमें दो टाइप के पैरामीटर्स हमने देखे, रक्का पैरामीटर्स और F पैरामीटर्स, विच बेसिकली डिफाइंस द एनर्जी ऑफ द टर्म। अच्छा जी, फिर हमने अगली स्लाइड में हमने ये भी देखा कि एनर्जी गैप बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी इज एक्सप्रेस बाय द B, कि अगर जो एनर्जी गैप होगा ट्रिपलेट F से ट्रिपलेट P की बात करें तो उसको हम उसका जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी गैप है, उसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है, रखा पैरामीटर B, और C से उसको रिप्रेजेंट B और C से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे सेम मल्टीप्लिसिटी ना रहे, जैसे कि ट्रिपलेट F से सिंगलेट G में या सिंगलेट S में जाए। तो ये ट्रांजिशन या ये एनर्जी गैप जो है इन दो ट्रांजिशन टर्म्स के दरमियान उसको कहा जाए जिसकी डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है B और C से। तो ये इक्वेशन ये एक्सप्रेशंस हैं जिसमें रखा पैरामीटर यूज़ किए गए हैं A, B, C, और ये उनके एक्सपेरिमेंटल एनर्जीज निकाली गई हैं। इसी तरीके से दूसरे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट पैरामीटर जो हैं वो हमारे पास ये कॉन्टेंट शॉर्टली पैरामीटर्स हैं, जिसको जो कि F से रिप्रेजेंट करता है, F नॉट बेसिकली A के बराबर है जो हम जब हम रखा पैरामीटर की बात करते हैं। इसी तरीके से F2 B और B की बहुत ही है, और F4 जो है वो C के करस्पॉन्डिंगली यूज़ हो रहा होता है। तो हमें ये इक्वेशन ना तो ड्राइव करनी है, ये इक्वेशन ना तो हमने मेमोराइज करनी है, ये जस्ट डिफाइन करने के लिए है कि हम किस तरीके से टर्म्स की एनर्जी को डिफाइन कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन पैरामीटर्स, दैट इज रक्का पैरामीटर्स और द कॉन्टेंट शॉर्टली पैरामीटर्स, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हमने नेफ्लोरॉक्टिक इफेक्ट का हमने स्टडी किया जिसमें हमने ये देखा कि डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है वो बीटा की वैल्यू चेंज होती है, जो है जिसे नेफ्लोरॉक्टिक रेशियो कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमने फिर मज़ीद ये स्टडी किया था कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो हमारे पास किसी ऐसे रीजन से इलेक्ट्रॉन दूसरे रीजन में जा रहा है जहाँ डीलोकलाइजेशन में इजाफा हो रहा है, वहाँ बीटा की वैल्यू फिर डिक्रीज हो जाती है ना। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी थी कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ द बीटा फॉर द लिगेंड ग्रेटर विल बी द डीलोकलाइजेशन, यानी डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी अगर हमारे पास बीटा की वैल्यू कम आएगी। डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह, बीटा की वैल्यू कम होने की वजह, बीटा की वैल्यू कम कैसे होगी, जब हमारे पास
ये जो नीचे बी की वैल्यू है वो कम हो जाए, है ना। अच्छा, ये बात हमने कही थी कि भाई बीटा प्राइम ऊपर होगा बी और बी नीचे, और बी प्राइम ऊपर होगा और बी नीचे होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको हम करेक्शन अगर अभी कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा, कोई सवाल है तो रुकिए 2 मिनट, इसको हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं अभी। चलो, ये करेक्शन हो गई, ठीक है जी। तो हमारे पास ये दो आ गई हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू बी प्राइम डिवाइडेड बाई बी। तो बीटा वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, बीटा वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही होगी, और नीचे जो बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब डी लोकलाइजेशन में इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है नेफ्लोजॉक्टिक इफेक्ट। अच्छा जी, बस हमने ये इस लेक्चर में स्टडी किया था। आप बताएं, कोई क्वेश्चन है? को किसी ने माइक ऑन किया था, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर, जी जी, नेफ्लोजेटिक रेशो में हाँ सर, जी, ये जो बी डैश और बी की वैल्यूज हैं सर, ये रका पैरामीटर को डिफाइन कर रही हैं। हाँ जी, ये एनर्जी रका एनर्जी पैरामीटर। जी जी जी, का पैरामीटर में एनर्जी को डिफाइन कर रही है। तो इसके अंदर बेसिकली यही होता है कि ये, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि डी लोकलाइजेशन को ये बेसिकली डिफाइन करिए ना, बी की वैल्यू जो कि रका पैरामीटर ही से आया है। और इसके अंदर डी लोकलाइजेशन कम या ज़्यादा होने से, क्योंकि जब मेटल फ्री आयन में था तो उस वक्त डी लोकलाइजेशन कुछ और होगी, और जब फ्री आयन से वो कॉम्प्लेक्स में फॉर्म हुआ तो उसमें डी लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ और होगी। ठीक है सर। अच्छा, अब ये एक मेन चीज़ ये थी इस आखिरी स्लाइड में कि ये नेफ्लोजॉक्टिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा क्या है, ये भी तो होना है, पता तो होना चाहिए ना भाई फ़ायदा क्या है। तो ये बात आप इस आखिरी लाइन में देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्स से कोवलेंट कैरेक्टर को बता रहा होता है। तो भाई जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी, इसका मतलब है कोवलेंट कैरेक्टर भी कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा होगा। कैसे? कि अगर सपोज कर लेते हैं कि HCl में जो बॉन्ड बना है, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्स। HCl में कोई बॉन्ड बना हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही जगह मौजूद हैं, H के पास भी Cl के पास भी, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। Cl के पास भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और H के पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद, कभी इधर मूव करें कभी इधर मूव करें, इसे डीलोकलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो कन्फाइंड हो जाते हैं, डीलोकलाइजेशन को हम रोक देते हैं, लोकलाइजेशन शुरू हो जाती है, तो किसी एक के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और किसी एक के पास होने का मतलब क्या होता है कि आयनिक कैरेक्टर पे उसमें ज़्यादा है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। चलो जी, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है जनाब, लेक्चर नंबर 3 की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने लेक्चर नंबर 3 में ये देखा था कि हमने टर्म्स में स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हाँ यस, हमने जो क्वांटम नंबर्स हैं S, L और J की वैल्यू को, वो हमने इसमें सीखे थे कि कैसे फाइंड आउट हुए, और ये भी हमने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा, वरना तो क्लास पे लंबी होती रहती है। अच्छा, कोरिलेशन पैरामीटर भी हमने इसमें ये वही डायग्राम आ गई कि भाई एस ऑर्बिट टर्म होगी तो हमारे पास उसके मोलिकन सिंबल्स, यानी एनर्जी जो टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, मजीद स्प्लिट हो जाती है, उसे मोलिकन सिंबल्स कहा जाता है। तो ये मोलिकन सिंबल्स में है, ये भी जो मोलिकन सिंबल्स की प्रेजेंटेशन है कि ऊपर अगर ये सब्सक्रिप्ट में लिखा होता है ना A1G A2G, तो इसका क्या मतलब है, AG AB, ये जो ABET और GU12 प्राइम, ये इनके क्या मतलब है। ये भी मेमोराइज करने वाली बात नहीं है, जस्ट थोड़ी सी जो है वो एक डिफाइन करना था कि इस प्राइम का क्या मतलब होता है, ए का क्या मतलब होता है। डेफिनेटली इसके अंदर क्योंकि जो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं ना आपकी, वो जैसे लेकिन फील्ड थ्योरी और सिमेट्री और सिमेट्री रेशो, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे कोर्स में ना थी और ना ही हम इसको पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली वहाँ से आई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताना मकसूद था कि आपको थोड़ा सा पता हो कि भाई अच्छा ये कहाँ से आया, मोलिकन सिंबल्स होता क्या है। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन थी कि भाई ए किसको डिफाइन कर रहा है, प्राइम किसको डिफाइन कर रहा है, 1 और जी किस किस को डिफाइन कर रहा है। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे इस स्लाइड में मज़ीद हमने यही देखा था कि एक सेकंड रुकेगा, ये ज़रा थोड़ी स्क्रीन आउट हो जाए, यस हाँ। तो हमारे पास ये जो एक डायग्राम सामने आई थी जो कि ट्रांजिशंस को शो कर रही थी कि अच्छा जब फ्री मेटल आयन थे तो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, ट्रिपलेट F ट्रिपलेट P, और ये जब ब्रेक हो गई तो मज़ीद T2G
T1G, T2G, A2G इसमें हमें स्प्लिट हो गई थी। ठीक, अच्छा ये को रिलेशन डायग्राम कैसे बनती है, तो ये बेसिकली को रिलेशन डायग्राम थी फॉर द D2 सिस्टम इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। कि ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाला मेटल आयन अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो एनर्जी लेवल डायग्राम यानी कि को रिलेशन डायग्राम वुड बी लाइक दिस। ये को रिलेशन डायग्राम में हमने सीखा था कि कैसे बन रही हैं। तो इसको हम सिंपल मैच करवाते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो इस तरीके से को रिलेशन डायग्राम जब बनती है तो उसकी शक्ल इस तरीके से निकलती है। ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ द ऑर्गल डायग्राम जो कि सिंपलेस्ट डायग्राम है, और ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड के ऊपर है ये तनाबे सुकानो डायग्राम कहलाती है। इसके बारे में भी हम आगे, ये दोनों को रिलेशन डायग्राम कहलाती हैं। अच्छा, ये अगर D1 सिस्टम के लिए है, ये D2 सिस्टम के लिए है। अच्छा, तो ये बात आगे आने जो तीसरा चौथा कौन सा लेक्चर है उसमें हमने ये बात स्टडी की है। इसी तरीके से ऑर्गल डायग्राम एक सिंपलेस्ट डायग्राम है जो कि एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन द टू टर्म्स डिफाइन की गई है, जिसको ऑर्गल डायग्राम कहते हैं। ये ऑर्गल डायग्राम इस तरह से दिखती है। ये भी आगे किसी एक लेक्चर में डिटेल में हमने स्टडी किया है कि ये ऑर्गल डायग्राम और तनाबे सुकानो डायग्राम में क्या फ़र्क होता है और किस तरीके से जनरेट होती हैं। ठीक है जनाब, इसी तरीके से फिर हमने फिर हमने ये D1 D2 सिस्टम के लिए ये वो अगेन के ऑर्गल और तनाबे सुकानो डायग्राम के बारे में स्टडी किया। कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने ये स्टडी किया कि जो तनाबे सुकानो डायग्राम है और जो ऑर्गल डायग्राम है, ये ऑर्गल डायग्राम है ये ना, तो ऑर्गल डायग्राम के अंदर जो एनर्जी स्टेट है वो लेवल पे नहीं होती, वो थोड़ा सा नीचे चली जाती है, उसकी एनर्जी कम होती रहती है ना। अगर ये लेवल पे होगी तो वो तनाबे सुकानो डायग्राम कहलाती है। वो कैसे, वो ऐसे कि ट्रिपलेट F में जो ग्राउंड स्टेट है ट्रिपलेट T1, ठीक है ना, तो ये इसका जो लेवल है वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो ग्राउंड स्टेट रेफरेंस पॉइंट है, यानी वो बिल्कुल लेवल पे है। जबकि यहाँ पे आप देखें तो ये इंक्लाइंड है। तो ये ऑर्गल डायग्राम है और ये तनाबे सुकानो डायग्राम, ये इसका डिफरेंस है कि आप इस तरह से पहचान सकते हैं ना। इसी तरीके से जब हम इस लेवल को ऊपर लेकर आएंगे कि ये बिल्कुल लेवल में आ जाए तो आप हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंस ऑफ एनर्जी को ऐड करेंगे ताकि ये, यानी इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी देखें तो भाई ये यहाँ लानी चाहिए थी, हमने इतना ऐड कर दिया। इस लेवल पे देखें ये यहाँ आनी चाहिए थी, हमने इतना ऐड कर दिया। इस लेवल पे देखें यहाँ आना चाहिए, हमने ऐड कर दिया। तो ये हम जब ऐड करते रहेंगे तो आपके पास ये लेवल हो जाएगी। लेकिन खाली इस एनर्जी में लेवल नहीं होगी, बल्कि इस एनर्जी स्टेट और ऊपर, ये ऊपर चली जाएगी, ये और ऊपर चली जाएगी, ये भी और ऊपर चली जाएगी। तो फिर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, कोरिलेशन डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाएगी, क्योंकि सारी डायग्राम ऊपर चली गई। तो इससे हम कहते हैं तनाबे सुकानो डायग्राम और इससे हम कहते हैं ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, ये हमारे लेक्चर नंबर 30 कंप्लीट हुआ था। चले, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बेटा बताइए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। इसमें किसी का कोई सवाल, कोई समझ में नहीं आ रहा तो? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। चलें जी, हम फिर एक और लेक्चर देख लेते हैं। कोई आ गया हमारे विकेट पे, कोई मसला नहीं है, हमारी क्लास ऑन चलती रहेगी, डजेंट मैटर। अच्छा चलो, ये भी देख लेते हैं एक और लेक्चर। इसमें लेक्चर में हमने जो है क्लैफ जॉर्डन सीरीज के जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है उसमें वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको कहलाते हैं क्लैफ जॉर्डन सीरीज कहलाती है वो, उसका ये फॉर्मूला होता है। ये बात हमने स्टडी की। इसी तरीके से भी हमने ये देखा कि ये किस तरह से निकाली जा रही हैं। P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने निकालना सीखी, P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालना सीखी कैपिटल L की वैल्यू, फिर से कैपिटल S की वैल्यू। तो कैपिटल L की वैल्यू जो आई पे उसमें क्या कौन कौन से टर्म्स, आप कह रहे थे बेटा, कोई सवाल पूछा था कि उसके अंदर खाली D भी लिखें तो टर्म्स कहलाती हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो हमने खाली ऐसे ही लिखा हुआ है DP S S F DP, तो ये टर्म्स कहलाती हैं। फिर हमने उनकी P2 और D2 कॉन्फ़िगरेशन में उनकी स्पिन भी देखी, है ना, तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी निकाला और दोनों का हमने फिर जे वैल्यू भी निकाली, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी निकाला। तो देखें यहाँ पे फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आ गई और जे वैल्यू भी आ गई थी। ये हमने निकालना सीखा था। तो ये क्योंकि डिटेल है तो ये आप लेक्चर में ऑनलाइन जाके ही जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें सुनिएगा, ताकि हमारी क्लास में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वक्त, ताकि हम क्वेश्चन आंसर कर सकें और इंटरैक्टिव सेशन बना सकें। इसमें हमने ये देखा था कि 15 माइक्रोस्टेट्स हैं, तो भाई 15 में से ये 6 माइक्रोस्टेट्स हमारे सामने आई, ठीक है ना, वो सारी, यानी ये 6 माइक्रोस्टेट 6 टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि 15 में से 6 चूज़ कर ली, नहीं,
ये इसका मतलब ये है कि वो 15 में से ये 6 ही टर्म्स होंगी, यानी कि सपोज करें कि 3 टर्म्स होंगी वो ट्रिपलेट सिंगलेट डी होंगे, हो सकता है, ठीक है ना। कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो ट्रिपलेट डी ही होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो ट्रिपलेट एफ पी होंगी, कुछ सिंगलेट पी, इस तरह से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब इनमें भी कुछ अलाउड होती हैं, कुछ फॉरबिडन होती हैं भाई। ये टर्म्स जो हैं 6 आई सामने, तो देखते हैं भाई कौन कौन से अलाउड है। अच्छा जी, तो सॉरी, तो इसमें अलाउड कौन सी है ये हमने देखा अकॉर्डिंग टू पॉलियर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें हमने देखा था भाई ये अलाउड है, ये फॉरबिडन है। तो जनाब वाली जो हमारे पास 3 टर्म्स आई, सिंगलेट डी, सिंगलेट एस और ट्रिपलेट पी, तो उसमें हमने उसकी ये देखा कि 15 माइक्रोस्टेट्स में से कितनी माइक्रोस्टेट्स ये टर्म सकती हैं, कितनी माइक्रोस्टेट्स ये टर्म सकती हैं, कितनी माइक्रोस्टेट्स ये टर्म सकती हैं। तो टोटल देखें, ये निकाल के भी हमने देखा इसको, और हमारे पास टोटल माइक्रोस्टेट्स 15 आई। ये बात हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। ये फार्मूला अगेन आ गया जो अभी कोई सवाल पूछ रहा था कि एक फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखें हमने स्लाइड में ये करना सीखा बाकायदा कि 50 माइक्रोस्टेट किस से निकाली गई, लेकिन ये D2 इलेक्ट्रॉनिक P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए था, बाकी दूसरों के लिए कुछ और होंगी। अच्छा जी, फिर हमने ये भी इसमें सीखा कि डी जेनेसिस से मुराद क्या होती है कि एनर्जी लेवल हैविंग द सेम एनर्जीज। तो ऑर्बिटल डी जेनेसी को इस से 2l+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन डी जेनेसी को इस, टोटल डी जेनेसी यानी जे वैल्यू डी जेनेसी को, जिसमें टोटल डी जेनेसी कहलाता है, उसको हम इस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला यही है। अच्छा जी, इस लेक्चर में बस हमने ये सीखा था, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछिए। जी बेटा, कोई सवाल है? आप लोग यहाँ मौजूद भी हैं या यस सर, मुझे अच्छा इसमें पूछना है। जी जी। अच्छा, पहले मैं ये सोचा था कि पता सर चला ये आप लोग ने ना रिकॉर्डिंग पे वो लगा के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी होगी और सब लोग आप लोग कहीं दो चले गए होंगे, ऐसा तो नहीं है? अच्छा जी जी, कौन को सवाल पूछ रहा है बेटा? जी सर, मैं पूछ रही हूँ सर, ये जो ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम में हमने मालूम करा है कैपिटल L, तो इसके अंदर अगर हमें P4 मालूम करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे? उस स्लाइड पे हम चले जाते हैं, जो ठीक है। आपने P2 और P3 सॉल्व करके दिखाया है, हम चले जाते हैं ना उस स्लाइड पे, ताकि वहीं पे बात। ये वाली क्या नहीं है बेटा आप? नो सर, इसके पीछे है। अच्छा, ये आगे स्लाइड, इसमें क्या नहीं है? नो सर, इसके पीछे है। अच्छा, ऑर्बिटल, ये स्पिन ऑर्बिटल, नहीं, ऑर्बिटल। जी अच्छा जी जी सर, ये वाले। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी आ जाए। जी हाँ, पूछिए क्या कह रही हैं अब आप? सर अगर हमें इसमें P4 फाइंड आउट करना हो तो हम मतलब P2 P3, फिर जो P3 की वैल्यू आएगी उसको हम L1 सपोज करेंगे और फिर L4, ये मुझे बता दें अगर P4 के लिए हमें मालूम करना अगर हो। P4 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो फिर आप यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज होंगी L की, वो ये होंगी L प्राइम, जैसे कहेंगे ना 3 2 1 0, है ना? जी सर। अच्छा हाँ, क्योंकि 3 2 2 तो 2 है ना, तो दोनों एक ही हैं, जी, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहे सही। हैं। 1 भी एक ही है, ये भी रिपीट हो रहे हैं। 1 3 है, सॉरी, ये भी रिपीट हो रहे हैं। तो कितने हो गए? 3 2 1, सिंगल सिंगल वैल्यू ले लें सबके एक की, 3 2 1 0, ये तो हो गया L प्राइम। सही। और जो चौथा जी इलेक्ट्रॉन है वो L4 = 1, ठीक है। आप 1, हर एक वैल्यू के ठीक है। साथ कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे, ठीक है सर। ठीक और है। सर मुझे हाँ एक और इससे आगे वाली स्लाइड में भी पूछना था कि आपने जो इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाला है तो उसमें आपने P2 के लिए और जो D2 का आपने कहा कि सेम होगा, तो S1 आपने हाफ लिया है और फिर S2 पॉजिटिव हाफ है, तो S1 प्लस S2 क्या, तो 1 आ गया, और फिर आपने S2 जो है वो माइनस हाफ रखा है, तो ये स्पिन मतलब ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ रखी है आपने। जी बिल्कुल, मतलब दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यानी दो P2 का और D2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या तो दोनों यस सर। इलेक्ट्रॉन्स में प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो, ये पॉसिबिलिटी एक। या जी या फिर अपोजिट हो, प्लस हाफ और माइनस हाफ, या माइनस हाफ प्लस हाफ, है ना? जी समझ में आई बात? ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही है बेसिकली। तो प्लस हाफ हो एक पॉसिबिलिटी, माइनस यस हाफ सर। हो ये दूसरी माइनस। पॉसिबिलिटी। लेकिन प्लस हाफ माइनस हाफ को जब ऐड करेंगे तो वो मॉडुलस में होती है। ये बात आपने यहाँ ये देखी ना, ये मॉड यस है। सर। तो वो प्लस हाफ करें या माइनस हाफ करें, टोटल एस की वैल्यू 1 ही निकलनी है दोनों की, जी ठीक है। अब दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? प्लस हाफ माइनस हाफ हो तो उसकी एस की वैल्यू 0 निकल रही है। अब जो जिसकी प्लस हाफ थी वो माइनस हाफ कर दें और जिसकी माइनस हाफ थी उसको प्लस हाफ कर दें, तब भी एस की वैल्यू 0 निकलेगी, जी
ठीक है। सर और सर ये जो आपने P3 लेकिन सॉल्व करे है तो इसमें S1 जैसे ऊपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, P2 के लिए तो 1 आया है, तो आपने ये S वो वाला 1 लिया है इसके लिए। हाँ, इसके लिए S1 लिया है, उसकी यानी इसकी S1 जो है वो बेसिकली ये यहाँ से आई कि ऑलरेडी इसकी 1 आ जी चुकी है दोनों की, ठीक है, तो उसको हम 1 कह दिया। और अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको S2 कह दिया यहाँ पे, रिप्रेजेंट साइन ठीक है। नोटेशन आप और अपनी मर्जी। सर जी जी। यस सर, लेकिन आपने जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है S1 प्लस S2 फिर S1 प्लस S2 माइनस 1, तो जब ये हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको ऊपर सब फॉर्मूले में पुट करके आंसर लेंगे ना? जी बिल्कुल, टोटल जो स्पिन हमारे पास निकाली जा रही है ना, ये जी स्मॉल, ये जो S हैं ये स्मॉल हैं बेसिकली, ये वाले S स्पिन ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, S1 S2 इंडिविजुअल, ये जो S1 S2 S3 S4 हैं ये जी इंडिविजुअल जी इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन है। और कैपिटल ये जो ये S बाहर लिखा हुआ है ये टोटल स्पिन, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन सर अगर आपने ये जो निकाली है कि S1 1 है और S2 हाफ है तो इसका आपने डायरेक्ट 3/2 लिखा है, लेकिन अगर हम इस पूरे फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो और आगे भी वैल्यूज आएंगी। नहीं नहीं, देखे बेटा, यहाँ पे अगर हम आएगा तो 3/2 आ गया जी, है ना। अगर हम सिर्फ S1 प्लस S2 कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे करेंगे माइनस कर दें तो क्या आएगी 1/2, जी सर, ये 1/2 यस तो ये सर। 1/2 आ रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये माइनस कर दें तो क्या आएगा 1/2, वो तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 आएगा, 3/2 माइनस 1/2 अच्छा यस सर, 1/2। क्या आया, हम 1/2 आया, तो बीच की वैल्यूज तो 1/2 ही आ रही है ना, तो एक ही दफा लिखेंगे, यानी 3/2 और 1/2 दो ही पॉसिबिलिटी आई। अच्छा, मतलब सर आपने वो S2 जो है वो प्लस हाफ रखा और फिर सेकंड वाले में S2 माइनस हाफ। हाँ जी बिल्कुल, इसका मैंने ये बताया था ना किसी एक लेक्चर में कि इसका आसान तरीका ये होता है कि S1 S2 कर यस लें, सर, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू कर लें। हाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म कर लें पहले, और उसके बाद बीच में देखें कि अगर कोई बनती है तो ठीक है, नहीं बनती और इन्हीं दोनों में से फर्स्ट और लास्ट की भी टर्म्स ही आ रही हैं तो बस अब करने को, सॉल्व करने का फायदा ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है सर। और सर एक और पूछना था, ये जो आपने अलाउड वाला बताई थी, हम्म अलाउड और फॉरबिडन, हम्म अगर हमें इसमें S0 बनाना है और L1 करना है, हम्म तो क्योंकि हमें S0 करना है तो आपने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन 0 पे डाला है, जबकि L हमें 1 चाहिए तो वो तो हम +1 -1 किसी में भी डाल सकते हैं। इसमें इसी स्लाइड की बात कर रही है ना। यस सर, इसी स्लाइड की अच्छा, बात तो कर रही हूँ। ये सिंगलेट एस आखिरी वाले की बात कर रही हो बेटा आप। सिंगलेट P की अच्छा, बात कर रही हूँ। एक सेकंड, ये सिंगलेट पी, ठीक है। जी सर, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि इसमें आपने मतलब स्पिन को 0 करने के लिए हम्म दो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो फिर कैंसिल होके 0 हो जाएगी स्पिन, लेकिन ये तो 0 पे भी तो इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये तो। देखिए बेटा, ये जो 1 0 +1 0 -1 लिखा हुआ है ये एल की वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये यस जो, सर। हाँ, तो ये एजीमुथल है, 0 का मतलब स्पिन नहीं है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो S 0 होना चाहिए, मतलब कंबाइन दोनों की स्पिन को कंबाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लैप्स जॉर्डन सीरीज, तो वो 0 होनी चाहिए, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगी, ये बात तो कंफर्म है। यस सर। ठीक है ना, तो यानी एक ठीक है। क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई कि जहां एंटी क्लॉकवाइज था वो क्लॉकवाइज हो गया, और तीसरे वाले यानी PZ में एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। अब हमने दूसरी चीज भी देखनी है कि L की वैल्यू, कैपिटल L की वैल्यू जो है वो क्या बन रही है 1। तो 1 कैसे आएगा भाई, 1 ऐसे आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन +1 में हो या -1 में हो, ठीक है, क्योंकि वो मॉड में होता है तो -1 भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और सर दूसरा, ये बात मुझे हाँ ये बात, सर लेकिन आपने जो है वो S को 0 करने के लिए 0 पे भी तो फिलिंग किए, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? ये ना, ये जो सेंटर में है, जी जी हाँ, जी जी। तो ये 0 फिलिंग ये एजीमुथल को वो 0 करेगा, एंड सही, S तो ठीक है सर। S तो माइनस जी हाफ है जी, इसकी, यस सर, समझ आ गया। आ गई समझ, बस ठीक है। और जी जी, बस सर यही पूछना। ओके बेटा, और कोई क्वेश्चन है भाई किसी क्लास में? सर सर ये P2 के आपने टर्म्स बताई हैं 6 सर। बेटा खुजैमा पहले सवाल पूछ रहे थे, खुजैमा को सवाल पूछने दें, और दूसरी बात यह है कि अपने कैमरास वगैरह ऑफ कर दें, आपकी मूवी नहीं बन रही है, ठीक है, ताकि ये इंटरप्शन ना आए। हाँ बेटा खुजैमा सवाल पूछिए।
सर P2 में 6 टर्म्स थी जिसमें से 3 अलाउ 3 फॉरबिडन है। सर इसमें रूल कैसे अप्लाई किया वो समझा देंगे सही से? बेटा स्लाइड बताएं पहले तो आप मुझे। सर ये जो स्क्रीन पे आ रही है। अच्छा, अब आप सवाल पूछें अगेन। सर इसमें 3 टर्म्स अलाउड हैं 3 फॉरबिडन है जी सर, इस पे रूल अप्लाई कैसे करेंगे? बेटा, ये आने वाली क्लासों में जो अगले लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपने उसको नहीं सुना है, इसका मतलब है मैंने ये बात थोड़ी सी यहाँ बताई कि देयर आर 2 रूल्स, स्पिन फॉरबिडन स्पिन रूल, और दूसरा होता है लेपर्ड सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। लेपर्ड सिलेक्शन रूल को सिमेट्री सिलेक्शन रूल भी कहा जाता है, और अकॉर्डिंग टू लेपर्ड सिलेक्शन रूल द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल वुड बी इज इक्वल टू +-1, यानी कि डेल्टा एल का मतलब चेंज इन एल वैल्यू। ग्राउंड स्टेट एल और कैपिटल एल, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों की वैल्यू का डिफरेंस अगर +-1 आ रहा है तो वो अलाउड है। तो चलो अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे जो एल स्मॉल एल वैल्यू है उसका क्या है, 1 है, और नहीं वो सॉरी, इसका नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, वो डेल्टा एल की वैल्यू है, कैपिटल एल की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से एक मिनट को बेटा फ़ोन आ गया जस्ट, हाँ। और इसी तरीके से स्पिन अलाउड, जो स्पिन जो सिलेक्शन रूल है उसके ज़रिए डेल्टा एस की वैल्यू वुड बी इज इक्वल टू 0, मतलब देयर वुड बी नो चेंज इन दी स्पिन स्टेट। अगर +½ में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो +½ में ही जा रहा हो, -½ में अगर हो तो -½ ही में जा रहा हो। ऐसा ना हो कि +½ में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है और एक्साइटेड स्टेट में -½ में चला गया हो, यानी अब चेंज इन स्पिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली, यानी उन 2 सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ अलाउड हैं और कुछ फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे वालेकुम ये सलाम। अलाउड टर्म्स आपने जो बताई है ना, मैं ज़रा अभी अभी आया हूँ घर पे, ये सर अब आप मुझे एक दफ़ा और समझा सकते हैं? मैंने आपके दोनों रूल्स पढ़े थे, मुझे समझ आ गया कि उनको हम अप्लाई करते हुए किस तरीके से अलाउड टर्म्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने जो सिलेक्शन करी है अलाउड और फॉरबिडन की, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, एक दफ़ा गाइड कर दें अगर आप। अच्छा ठीक है, सिलेक्ट किस पे किए सर ये बता दें बस। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये टर्म है अलाउड। ठीक है, अलाउड का मतलब है कि आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक और हुंड्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो सकता है, जैसे कि यहाँ फिल हुआ हुआ है। इनमें जो चेंज इन डेल्टा एल की वैल्यू है, वो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1 के बराबर होनी चाहिए। तो ये इस इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है +1 और दूसरी वाली की वैल्यू क्या है, +1। दोनों की वैल्यू क्या हो गई, +1 +1 +2। यस, यहाँ कुछ गलती हुई है क्या? लेट मी चेक दिस। एक मिनट रुके बेटा। कहाँ गई? कहाँ चला गया? कौन सी स्लाइड थी? लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं हम? 3 देख रहे हैं, 3 नहीं, 3 तो हो चुका है, 4 पे आए थे। ये तो टर्म के लिए था ना, यहाँ पे हम टर्म्स को नहीं बल्कि डेल्टा एल की वैल्यू +-1 देखेंगे। बेटा इसको मैं देख के बताता हूँ, ये मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ इस हवाले से कि +-1 था। मैं आपको इसको देख के बताता हूँ, ये सवाल मैंने नोट कर लिया है।
ओके सर, क्योंकि एक यहाँ मिनट पे रुकिए, मैं +-1 तो सब। हाँ ये कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर दी इसको बनाते में। लेट मी चेक इन द बुक। सर हाँ जी बेटा कपलिंग ऑफ बोले। स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाली स्लाइड से मुझे क्वेश्चन करना है। हाँ एक सेकंड रुकिए बेटा, एक मिनट दीजिए जरा। अच्छा यस, सॉरी बेटा, ये पता है क्या, देखें ये जो स्लाइड थी हमारी, लेक्चर नंबर 5 था, इसमें मैंने आपको कहा ना कि लेपॉर्ट सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल, ये डेल्टा एल, ये अकॉर्डिंग टू जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। यानी डेल्टा एल का मतलब है इज इक्वल टू स्मॉल एल वन प्लस स्मॉल एल टू। और ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में दोनों क्वांटम यानी 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे और एक क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से मैं इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज होके और आपको मैंने बात को गलत इंटरप्रेट करने से बचाया, वो इसी तरीके से आप भी कंफ्यूज अक्सर होंगे, और वो ये कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में दो फर्क हैं। स्मॉल लेटर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर को डिफाइन करेगा और कैपिटल लेटर्स जो हैं वो टर्म्स को डिफाइन करेगा। यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस को देखा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग जो अब आप इसमें आप देखें कि प्लस हाफ है माइनस हाफ है, इनका पहला क्वांटम नंबर जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डेट इज कोई मसला नहीं है, सही है, दोनों का सेम है, ओके फाइन। दूसरा कहलाता है एज्यूमेटेड क्वांटम नंबर, दोनों का वो आपके पास प्लस हाफ है, वो भी कोई मसला नहीं है। तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो भी कोई मसला नहीं है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ये 3 क्वांटम नंबर सेम है। और चौथा क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है, वो क्या है कि बोथ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर हैव द सेम स्पिन। अगर एक की हाफ होगी तो दूसरे की प्लस हाफ होगी, तो दूसरे की माइनस हाफ होगी, और बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये अलाउड ट्रांजिशन हो गई। जबकि इस केस में आप देखें कि इसमें दोनों जो हैं वो प्लस हाफ हैं या माइनस हाफ हैं, तो फॉरबिडन हो गई। यहाँ देखिए तो ये अलग अलग थे, अलग अलग ऑर्बिटल में थे, लिहाजा ये अलाउड है। ऑल्दो कि दोनों के स्पिन प्लस हाफ हैं, लेकिन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में, एक पी एक्स में एक पी वाई में, तो ये भी अलाउड हो गई। यहाँ देखिए आप, तो जब दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हो तो दोनों की स्पिन सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, तो फॉरबिडन हो गया। तो इस तरीके से यानी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस को लिखा जा रहा है। ठीक है खुजैमा, आपकी बात का आपके सवाल का आंसर दिया ये मैंने। खुजैमा चले गए लगता है। सर मतलब अलग अलग हो, प्लस हाफ और माइनस हाफ हो, और उनकी स्पिन भी सेम हो, ये कहने का मतलब है, मतलब उनके क्वांटम नंबर्स मैच हो रहे हो। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम बॉक्स ऑर्बिटल would have 3 quantum number would be same, but their 4th quantum number would be different. ठीक बिलाल? ओके सर, सही समझ गया सर। समझे? तो ये अब आप पहले वाले केस में देख लीजिए ना कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होने चाहिए, तो यस डिफरेंट है, अगर है तो वो अलाउड है, और जहां डिफरेंट ना हो क्वांटम नंबर वो फॉरबिडन है। ठीक है बिलाल? सही सही, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा जी। आपको कोई एक और क्वेश्चन था तलाल, आप भी कोई क्वेश्चन कर रहे थे? यस सर। सर कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की स्लाइड से मुझे क्वेश्चन पूछना था। अच्छा चले हम पहले स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, कपलिंग नहीं ये वाली है ना, ये लेक्चर कौन नो सा? सर पहले, सॉरी लेक्चर कौन सा था? ये 4 है। ये लेक्चर है, इसके बाद वाली स्लाइड है, इसकी बाद वाली है ऑर्बिटल मोमेंटम के बाद। ये? यस सर ये। हाँ जी बोलो बेटा। सर यहाँ पर जो P2 और D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्मॉल s1 की वैल्यू जैसे आपने हाफ और s2 की वैल्यू भी हाफ है, तो सर जब हम पॉसिबल वैल्यूज कैपिटल S की कैलकुलेट करेंगे ऊपर फॉर्मूले में पुट करके, तो सर यहाँ पर S इज इक्वल टू 1 और 0 दो वैल्यूज आनी चाहिए ना? तो बेटा ये आ रही है ना 1 और 0, क्योंकि सर हम
आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, मुझे तलाल सर वो आवाज। तो अगर हम दोनों की वैल्यू, हाँ अगर देखो हाफ और प्लस सर हाफ मैं ये पूछ करेंगे, रहा हूँ कि चले मैं बताता हूँ आपको। अगर हम प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ क्या हो गया 1, और आखिरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस हाफ यस सर, माइनस हाफ क्या हो गया 0, 0। है ना। चलो जी, अब यस हम सर। बीच की कोई वैल्यू पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 0 1 के बीच में तो कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं आएंगी, यस सर। है ना। तो हम बीच की कोई टर्म को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस 0 और 1 आ गई पॉसिबिलिटी। तो सर वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिजल्टेंट जो आपने वैल्यू निकाली है कैपिटल एस की, तो सर यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम में एस इज इक्वल टू 1 कॉमा 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 भी पॉसिबल है। हाँ नीचे मतलब, तो 0 लिखा है आपने। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है कि आप इसको 1 0 करें और इसको 0 1 कर दें, लेकिन क्योंकि दोनों जब यस सेम सर, हो इस तरह रही है, पूछ रहा था मैं। हाँ दोनों सेम हो रही है तो दोनों की वैल्यू सेम ही निकलेंगी, तो वो क्योंकि रिपीट हो रही थी इसलिए वो मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं की। ठीक है सर, मतलब सर इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर दोनों वैल्यूज कॉमन आ रही हैं तो फिर हम उसको खुद ही अरेंज करके बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल दफा बिल्कुल लिख दें। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बेसिकली इसमें यही दिखाया गया है कि भाई दोनों अगर प्लस हाफ हैं तो आपने उसको इस तरह से कर दें, अगर माइनस हाफ हैं तो फिर तब भी यही आएंगी, और अगर माइनस हाफ प्लस हाफ है तो तब भी यही आएंगी। ठीक है सर, ओके। ठीक है चलो बेटा, और कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का? सर एक सवाल और था, जो हमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होगी जी हम जी उसकी जे वैल्यू के बाद सारे टर्म्स निकालेंगे, सारे टर्म्स निकाल के उसमें से अलाउड अलग कर देंगे और फॉरबिडन अलग कर देंगे, तो उसके लिए हमें ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखना पड़ेगा या हंट्स रूल के हिसाब से वो जो आपने सिलेक्शन रूल्स बताए थे उनके हिसाब से अलाउड निकालनी हाँ, पड़ेगी? ये जब हम ये टर्म्स यहाँ पे निकालेंगे ना, तो टर्म्स में हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को के जरिए अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस को निकालेंगे, और उनमें भी जो अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगी ना, यानी कि देखो बेटा यहाँ पे कहाँ गया वो स्लाइड, कौन सी थी, ये वाली नहीं, कहाँ, ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4 ये था ना जनाब। अब हमें पास देखो यहाँ पे 6 टर्म्स आई थी, 6 टर्म्स में जो हमने अलाउड और फॉरबिडन में देखा कि कौन सी अलाउड है कौन सी फॉरबिडन, दैट इज अकॉर्डिंगली टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और जब ये 3 टर्म्स जो सामने आ गई ना, D1 सिंगलेट D ट्रिपलेट P और सिंगलेट S, तो इसमें भी मजीद ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी, जो अब हम आगे वाली स्लाइडों में अगले लेक्चर्स में हमने ये देखा था। तो उनमें जो ट्रांजिशंस हम चेक करेंगे, यानी टर्म्स में जो ट्रांजिशन चेक करेंगे, वो फिर अकॉर्डिंग टू लेपॉर्ट सिलेक्शन रूल या फिर स्प्रिंट सिलेक्शन रूल होगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बिलाल, ओके। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन बेटा क्लास में? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसके अंदर? चलें जी, इसमें एक असाइनमेंट, जी जी सर अगर इनकी प्रैक्टिस करनी हो तो कोई भी आइटम लेके उसकी कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं? बिल्कुल से ऐसा ही है, लेकिन ना जितना ज़्यादा आप हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे उतना ही पेचीदगी होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कॉम्प्लेक्सिटी में इजाफा होता रहेगा। तो अभी एक चीज़ है कि अगर आपने अभी P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैलकुलेट किए, तो आप अब D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, यानी उसके 45 आ रही हैं, तो 45 टर्म जो पॉसिबिलिटी है उसको ये बॉक्स एनर्जी डायग्राम कहते हैं ना, इसे, ये जो ये बनी हुई है ये बॉक्स एनर्जी डायग्राम है। तो इस बॉक्स एनर्जी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स को हर एक पॉसिबिलिटी के लिहाज से फिल करना शुरू करेगा, और फिर देखेगा कौन सी अलाउड है कौन सी फॉरबिडन है, और हर अलाउड और हर फॉरबिडन के लिए नंबर जो ये टर्म्स जो आ रही हैं उनको भी जो है डिनोट कर असाइन करते रहिएगा कि भाई इस इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबिलिटी के लिए ये टर्म है, इस पॉसिबिलिटी के लिए ये टर्म है, इस अरेंजमेंट के लिए ये टर्म है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप मुख्तलिफ पे प्रैक्टिस करते रहेंगी हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन कीप इन माइंड कि हमने यहाँ पे ये देखा था कि जब किसी एक स्लाइड थी ना, वो प्रीवियस लेक्चर में थी, हाँ, कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएगा, यानी कि D4 D5 D6 जो हायर वैल्यूज़ हैं, उसमें जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती रहेंगी, और वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आप चले जाएंगे। ठीक है, ओके सर। जी बेटा, एनी सर क्वेश्चन? एक रिक्वेस्ट है सर, आप क्लास थोड़ी सी मतलब आप 5:30 बजे तक रख सकते हैं सर, हम लोगों जी के लिए बेटा, फिजिबल होगा लेना। हाँ वो बात हो गई है, इंशाल्लाह 6 बजे से अगली क्लास हुआ करेगी। सर एक रिक्वेस्ट और है सर आपसे, सर आप जी बुक सर, का थैंक यू। PDF या कोई लिंक इस तरह जहाँ हम बुक पढ़ सकें सर, वो शेयर कर सकते हैं प्लीज? जी बेटा, मैं आपको एक बुक है वो मैं आपसे शेयर करा दूंगा अभी फौरन। ठीक है सर, थैंक यू।
और आप ये भी कर सकते हैं कि ये किताब सटन की किताब है, ये लाइब्रेरी में मौजूद है, आप जाके लाइब्रेरी से इशू भी करवा सकते हैं। नहीं तो फोटो स्टेट पे जाके आप रखवा दें, कोई एक जैसे कोई एक सिया जाके या कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, सटन किताब के जो चैप्टर्स हैं वो वहाँ जाके फोटो स्टेट पे रखवा दें, और फिर तमाम स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके जाके वहाँ से परचेज़ कर लें। ये भी पॉसिबिलिटी है। बाकी एक बुक है मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में, वो आपसे मैं शेयर करा दूंगा। ठीक है बेटा, सबको आपको ठीक क्वेश्चन है है? सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लेक्चर क्लियर हो गए हैं? तो फिर ये दिस इज एंड ऑफ द क्लास टुडे। हम कितने लेक्चर कवर कर चुके हैं? हम 3 लेक्चर नहीं, हाँ, कितने लेक्चर कवर कर दिए? 4 लेक्चर्स 4 4 हो गए लेक्चर्स सर। कवर कर 4 लिए। हो गए? चलो ठीक है, अब 5 6 और अब आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद 2 लेक्चर आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, वो आखिरी लेक्चर्स होंगे। उसके बाद हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। आप जो है किताब मैं आपसे शेयर करा दूंगा। अब आप यहाँ पे एक काम करें कि अटेंडेंस दें। अटेंडेंस देने का तरीका सबको पता है, तो पी लिखते रहेंगे। बस चलें जी, शुरू हो जाएं। शाबाश, दाऊद पहले आ गए, खुजैमा, मारिया मारिया, ठीक है जनाब। अच्छा बेटा, कोई अटेंडेंस हो गई? ये सादिया क्या बोले आप? असाइनमेंट का कुछ कह रहे थे जी? असाइनमेंट यही, मतलब असाइनमेंट नहीं है, यही कि प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें। वो सवाल भी आ गया था तो वही मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं बेटा, कोई फीडबैक दें, क्योंकि ऑनलाइन की आपकी पहला पहला इंटरेक्शन हो रहा होगा या दूसरा इंटरेक्शन हो रहा होगा, यानी सेकंड टाइम। तो कोई डिस्टरबेंस, कोई परेशानी इसमें हो रही है? क्लास के टाइमिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि वो अकॉर्डिंगली 6 बजे जो है इंशाल्लाह अरेंज की जाएगी। बाकी कोई मसला तो नहीं है? ठीक है बेटा, चलें चलें। अटेंडेंस कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बेटा, ओके ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप खूब पढ़िए और मेहनत के साथ पढ़िए। ऑनलाइन क्लासेस को सिर्फ ये नहीं समझिए कि यहाँ पे हर चीज़ गॉड गिफ्टेड है, मार्क्स भी आ जाते हैं, फलाना हो जाता है। जिस तरह से बातें चल रही हैं आप सभी के सामने हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर है बेटा, सबके ऊपर अपने ऊपर है। सिंसियरिटी के साथ इसको स्टडी करें। हम टीचर्स भी जहाँ तक पॉसिबल है वो अपनी मेहनत पूरी करते हैं। आप लोग भी इन तमाम चीज़ों को देखें और संजीदगी के साथ, यानी कि पढ़ने के वक्त भी मैं ये कहता हूँ कि आप जब पढ़ाई के लिए बैठें तो प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से क्लास में आते हैं एक जिम्मेदारी होती है ना, और फिर नींद वगैरह सब कुछ उड़ी जाती है ना। तो वहाँ प्रॉपर तरीके से आप बैठें, उस वक्त कुछ खाएं पिए नहीं, उस वक्त आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर नोट करें। एक टाइम बांधे कि भाई मैंने इस वक्त ही क्लास लेनी है डेली, ठीक है, जैसे टाइम टेबल हमारा होता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपको बोरियत नहीं होगी, और बाकी भी कोई और दूसरे मसाइल जो हैं वो नहीं खड़े होंगे। ठीक है बेटा, चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास आपको अरेंज हो जाएगी, तो आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी गूगल क्लासरूम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।